बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो पिछला टॉपिक हमारा चल रहा था जिसमें हमने रेडियो एक्टिविटी की थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसमें हमने किया था, तो हमने ये देखा था कि एक एटम होता है। तो एटम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मैस नंबर। मैस नंबर भी कह दें या न्यूक्लियन नंबर भी कह दें। न्यूक्लियन जो बेसिकली एटम में तीन पार्टिकल्स होते हैं, एक तो उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव, और ये इस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है। अब आप ये देखें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी एक एटम के अंदर इक्वल होती है। ये जो दो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, ये आपने ये नोट किया होगा, और ये लेक्चर सुनने से पहले अगर पिछला लेक्चर आप देख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में और भी अच्छी चीज़ें आएंगी। कि देखिए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो, एक प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, बल्कि ये एक जगह पे अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें यानी कि बाउंड किया होता है इनको। वो उसकी वजह ये न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो एक पैकिंग होती है बिटवीन दी प्रोटॉन्स, तो इसी वजह से ये न्यूट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स का जो मैस होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन्स के, जबकि जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। इनका मैस, अगर फर्ज करें कि इसके मैस को, मैं प्रोटॉन के मैस को 1 ले रहा हूँ, तो न्यूट्रॉन का मैस भी 1 ही होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो 0.0005 होगा। यानी कि ये इतना लाइट है प्रोटॉन से मैस में। तो ये अब देखें आप, अगर आप एक बात नोट करें कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का दो, मैंने आपको बताया था दो आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है, मैस नंबर भी एक होता है। इसमें एक हाइड्रोनियम जो इसका है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, और इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका चूंकि एक ही प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में चूंकि एक ही प्रोटॉन है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं। तो चूंकि दो प्रोटॉन है ही नहीं, तो वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे, तो इसलिए न्यूट्रॉन की भी ज़रूरत इसमें इतनी नहीं होती। इसीलिए हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होता है। वो क्यों 0 न्यूट्रॉन होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन एक ही है। दो प्रोटॉन होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो हाइड्रोजन का लेकिन जो दूसरा आइसोटोप है, जिसको मैंने ड्यूटेरियम का नाम दिया था, उसमें उसका एटॉमिक नंबर तो एक होता है, लेकिन मैस नंबर 2 होता है। इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन वाला भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। ये इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये इसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। ये हम बात डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, आइसोटोप्स हमने देख लिए थे। तो अगर आइसोटोप्स आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये दोबारा समझा सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आप एक बात नोट करेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, ये मैस नंबर है। एटॉमिक नंबर 1 है, मैस नंबर 1 है। इसके बाद जो दूसरा एटम है वो हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मैस नंबर 4 है। इसका मतलब हीलियम में जो प्रोटॉन है वो 2 हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। यहाँ पे प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है। देखिए, 2 प्रोटॉन आ गए तो 2 न्यूट्रॉन ही हीलियम में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए न्यूक्लियस में उनको बाउंड करने के लिए 2 प्रोटॉनों को 2 न्यूट्रॉनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर इसके बाद आएगा, अगला एटम आ जाता है वो लिथियम है। तो लिथियम का जो है, लिथियम में जो है उसका एटॉमिक नंबर, तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है, 3 होता है। तो 3 है, तो इसका मतलब इसका जो मैस नंबर है ना वो 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें
3 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन है। देखिए न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना, प्रोटॉन ज़्यादा होते जाएंगे तो न्यूट्रॉन उससे भी ज़्यादा होते जाएंगे, क्योंकि उनको बाउंड करने के लिए न्यूट्रॉन ज़्यादा चाहिए होंगे, प्रोटॉन्स को बाउंड करने के लिए या प्रोटॉन के अंदर पैकिंग के लिए, ताकि वो एक दूसरे को रिपेल ना करें। ज़्यादा न्यूट्रॉन चाहिए होंगे, ये बात आपने नोट करनी है। जिस तरह अब बेरिलियम है, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियॉन एटॉमिक नंबर इसका 4 है, जबकि इसका जो मैस नंबर है वो 9 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 4 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। और इस तरह आप नीचे जाएं तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी। आप पीरियोडिक टेबल में खुद भी देख सकते हो कि न्यूट्रॉन फिर जब आप हैवियर एटम्स की तरफ जाओगे जिनकी प्रोटॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें आपके जो न्यूट्रॉन्स होंगे इनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्रोटॉन से भी ज़्यादा होती जाएगी हैवियर एटम्स में, क्योंकि वो प्रोटॉन, मैंने आपको बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके दरमियान में न्यूट्रॉन का होना लाजमी है, ताकि वो उन दोनों को फोर्स ऑफ रिपेल्शन को इक्वलाइज कर सके। इसलिए ज़्यादा न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं इनको न्यूक्लियस में बाउंड करने के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको आगे पता लगेगा कि रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, रेडियो एक्टिविटी की रीज़न क्या है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, तो मैं अब आगे आपको लेके चलूँगा। अब मसला ये है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको आइसोटॉप्स के बारे में बताया था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो वो आइसोटॉप्स की जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, नियॉन गैस है हमारे पास। इस नियॉन में इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोटॉप्स हैं। इसके आइसोटॉप्स 3 हैं। एक है 1020, एक है जी आपके पास 1021 और एक है 1022। ये जो 10 है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 22 मैस नंबर को। इसका मतलब ये जो पहला है इसका मैस नंबर 20 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 10 होंगे और न्यूट्रॉन भी 10 होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रोटॉन 10 होंगे, न्यूट्रॉन 11 होंगे। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन 10 होंगे, न्यूट्रॉन 12 होंगे। तो इसमें इन दोनों में, इस दोनों आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और मैंने आपको बताया था कि आइसोटॉप होता ही वही है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या एटॉमिक मैस नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। जब इनको आप ऐड करोगे तो वो मैस नंबर बनेगा और इनका मैस नंबर आपस में डिफरेंट है। अब इस चीज़ का क्या ताल्लुक है और इस चीज़ को क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए। अब जो हमने डिस्कस किया कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और हमने ये भी देख लिया कि हैवियर एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की निस्बत रिलेटिवली क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि वो उनकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है पॉजिटिव उसको वो काउंटर कर सकें। तो इस तरह जो ऐसे एटम्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन नंबर्स 83 से ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है ना ये 10⁻⁻14 का जो इसका डायामीटर होता है, 10⁻14 इसका जो है ना टोटल रेडियस होता है इस न्यूक्लियस का। तो अगर इससे न्यूक्लियस का रेडियस बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी में इजाफा भी होगा। तो ये जब 83 प्रोटॉन से ज़्यादा इंक्रीज होंगे ना प्रोटॉन, तो ये वजह बनेगी अनस्टेबिलिटी की, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, वो एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स ज़्यादा लगाएंगे और वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो
तो इस वजह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन 83 से ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है और यही ज़्यादा रेडियो एक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी वजह मैंने आपको बताई थी कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि हीलियम है, हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हैं। तो ये जो है ना, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है। या कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 में प्रोटॉन कितने हैं जनाब? 6 प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? ये भी 6 ही हैं कार्बन 12 में। लेकिन कार्बन का एक दूसरा आइसोटोप भी होता है जो कि कार्बन का आइसोटोप होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें 14 कार्बन 14 भी उसको कहते हैं। तो उसमें प्रोटॉन की क्वांटिटी 6 होती है, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी 8 होती है। तो ये चीज़ अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, ये चीज़ अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बस इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से, या वो जो मैंने आपको बताया था कि जब प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो जो उसका डायमीटर मेंटेन वो नहीं कर पाता, तो उसी की वजह से फिर वो रेडियो एक्टिविटी अकर होती है। और रेडियो एक्टिविटी अकर होने की वजह से बहुत एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होते हैं, जिनमें 3 पार्टिकल्स हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। इनिशियली अल्फा बीटा एमिट होते हैं। अल्फा क्या है और बीटा क्या है? अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम एक, आपको पता है हीलियम का स्ट्रक्चर क्या है जी? इसमें प्रोटॉन 2 होते हैं, न्यूट्रॉन 2 होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हीलियम न्यूक्लियाई क्या है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दो तो ये जो है ये अल्फा पार्टिकल है। इसका मतलब अब इसके ऊपर 2+2 चार्ज आ चुका है, क्योंकि हीलियम न्यूट्रल है, क्योंकि हीलियम पे पहले 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके ऊपर 2 चार्ज आ गया। मैस इसका 2 प्रोटॉन्स के बराबर है, बल्कि 4 प्रोटॉन्स के बराबर है, क्योंकि न्यूट्रॉन भी इसमें 2 हैं। तो ये चीज़ जो है ना, एक बड़ा पार्टिकल है और ये अल्फा पार्टिकल कहलाता है। ये जब रेडियो एक्टिविटी अगर होती है तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल एमिट होता है और फिर बीटा पार्टिकल भी एमिट होते हैं। सबसे पहले ये 2 पार्टिकल्स एमिट होंगे। तो ये 2 पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बीटा पार्टिकल को भी मैं अभी डिस्कस करना हूँ। पहले मैं आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में बता दूं कि अल्फा पार्टिकल का जो साइज होता है, ये अल्फा पार्टिकल जो होता है ये आपका स्लो जब एमिशन होती है अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल एक तो बिगर पार्टिकल है, इसका मास 4 प्रोटॉन्स के बराबर है, इसके ऊपर चार्ज +2 है 2 प्रोटॉन्स के बराबर, तो 2e है। e तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो बराबर होता है, मास डिफरेंट होता है। और ये इसकी जो स्पीड है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है जब ये एमिट होता है। तो दूसरा पार्टिकल जो है वो बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल जो है वो एक स्लोअर पार्टिकल है, उसका मास एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और इसमें ये इसकी स्पीड 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और इसमें 2 किस्म के बीटा पार्टिकल्स हो सकते हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। बीटा और अल्फा जब एमिट हो जाते हैं उसके बाद फिर गैमा एमिट होता है और साथ में गैमा के साथ एमिट होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है न्यूक्लियाई से। इस गैमा की एमिशन के साथ साथ एनर्जी भी न्यूक्लियाई के साथ एमिट होती है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी अब ख़त्म हो जाती है, ये एनर्जी रिलीज करता रहता है और ये फिर मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन जो एटम है वो एक्वायर करने की कोशिश करता है। अब ये जो 2 बीटा पार्टिकल्स हैं, इसमें से जो बीटा नेगेटिव है वो तो इलेक्ट्रॉन के इक्वलेंट होता है, समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन ही है। और ये जो है बीटा पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन जितना ही मास होता है लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिट्रॉन कहलाता है, पॉजिट्रॉन। तो जो बीटा पॉजिट्रॉन है इसका मसला ये होता है कि ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मास में इक्वल होते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। तो ये पॉजिट्रॉन और ये मास में इक्वल होते हैं, लेकिन ये दोनों पार्टिकल्स आपस में मिल भी जाते हैं बाज़ औक़ात और मिल के ये गैमा रेज
दो दो गैमा बनाते हैं जो फोटोन की सूरत में होते हैं, यानी कि लाइट की सूरत में होते हैं, और ये गैमा रे की सूरत में होते हैं, और ये जो है लाइट की सूरत में या फोटोन की सूरत में आपस में मिलके एक फोटोन जनरेट करते हैं और लाइट एमिट होती है। तो ये गैमा ये बीटा पार्टिकल्स इस तरह से भी एक्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कौन से एटम की रेडियो एक्टिविटी हो रही है। ये एटम टू एटम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अपना बिहेवियर इनका डिफरेंट होता है, और डिफरेंट एटम्स डिफरेंट नंबर ऑफ बीटा गैमा एमिट करते हैं, अल्फा एमिट करते हैं। ये एक पूरी केस स्टडी होती है जो कि आप एटम टू एटम वेरी होती है। तो होपफुली आपको ये आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा, और इसी हवाले से एक और लेक्चर, इसका थर्ड पार्ट भी कल नेक्स्ट जो है हम बनाएंगे। तो आप इसके साथ जुड़े रहें ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ सके, और इसको वीडियो को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी इसको देख सकें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, और या फिर आप ईमेल, मेरा एड्रेस जो डिस्क्रिप्शन में दिया तो उस पर ईमेल करें ताकि हम उसको फर्दर आपको समझा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।